विपक्ष ने इस कानून को असंवैधानिक और मुसलमानों की संपत्ति को हड़पने वाला बताया है, जबकि सरकार का कहना है कि नया कानून वक्फ बोर्डों में सुधार और पारदर्शिता तय करेगा। लेकिन विपक्ष ने सरकार के इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया है। इस मुद्दे पर दोनों पक्षों के अपने अपने दावे हैं। आइए जानते हैं कि दोनों ओर से क्या दावे किए जा रहे हैं और इनमें कितनी सच्चाई है। वक्फ का मतलब ये है कि किसी ने अपनी संपत्ति अल्लाह के नाम कर दी और अब उसे ऐसे काम के लिए इस्तेमाल किया जाए जिसे इस्लाम में पवित्र, धार्मिक और चैरिटेबल माना गया है। भारत में ऐसी कई संपत्तियां हैं जो वक्फ की हैं, जहां मस्जिदें, ईदगाह, कब्रिस्तान, अस्पताल, स्कूल और यूनिवर्सिटी भी हैं। हर राज्य में एक वक्फ बोर्ड होता है जो वक्फ की प्रॉपर्टी का प्रबंधन करता है। केंद्र में भी अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के तहत एक वक्फ काउंसिल है। साल 1995 में वक्फ कानून में वक्फ की प्रॉपर्टी और मैनेजमेंट से जुड़े कई नए प्रावधान शामिल किए गए थे। फिर साल 2013 में इसे बेहतर करने के लिए संशोधन किया गया। अब 2025 में केंद्र सरकार ने न सिर्फ इसमें बड़े बदलाव किए हैं, बल्कि कानून का नाम भी बदल दिया है। मीडिया में वक्फ की प्रॉपर्टी को लेकर काफी दावे किए जा रहे थे, जैसे कि वक्फ के पास रेलवे और सेना से भी ज्यादा जमीन है। सरकार कहती रही है कि वक्फ कानून 1995 में और साल 2013 वाले संशोधन में कुछ कमियां थीं। उसके मुताबिक इनकी वजहों से वक्फ की जमीन पर गैर कानूनी कब्जा हो रहा था। इसके प्रबंधन और मालिकाना हक को लेकर झगड़े थे। भारत में ऐसी कई संपत्तियां हैं जो वक्फ की हैं, जहां मस्जिदें, ईदगाह, कब्रिस्तान, अस्पताल, स्कूल और यूनिवर्सिटी भी हैं। केंद्र सरकार ने ये एक पूरी लिस्ट दी है कि किस राज्य में वक्फ के पास कितनी प्रॉपर्टी है। इसके मुताबिक वक्फ के पास सभी राज्यों में कुल मिलाकर कुल 38 लाख एकड़ जमीन है। ओडिशा राज्य की बात करें तो यहाँ वक्फ बोर्ड के पास 28,714 एकड़ जमीन है, जबकि ओडिशा में ही भगवान जगन्नाथ के नाम से दोगुनी जमीन है। ओडिशा के 24 जिलों में भगवान जगन्नाथ के नाम से 60,426 एकड़ जमीन है। इनमें से 974 संपत्तियों पर तो गैर कानूनी कब्जा भी किया गया है। ये जानकारी ओडिशा विधानसभा में साल 2023 में खुद तत्कालीन कानून मंत्री जगन्नाथ सरकार ने दी थी। ओडिशा में इसके अलावा भी कई मंदिरों की जमीन है। तमिलनाडु में वक्फ के पास 6,55,000 एकड़ जमीन है। राज्य में 5,25,000 एकड़ जमीन मंदिरों की है। इसमें 47,000 एकड़ का रिकॉर्ड ही गायब हो चुका है। खुद हाई कोर्ट ने सरकार से पूछा था कि इतनी जमीन आखिर कहां चली गई। आंध्र प्रदेश वक्फ के पास 78,229 एकड़ जमीन है। आंध्र प्रदेश के मंदिरों के पास 4,06,000 एकड़ जमीन है। इसमें से 87,000 एकड़ पर अवैध कब्जा है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर पवन कल्याण अवैध कब्जे हटाने की मांग कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि मंदिरों, गुरुद्वारों, चर्च और वक्फ के पास ठीक ठाक जमीन है और इन जमीनों पर अवैध कब्जे भी हैं। लोगों का कहना है कि सरकार को इन अवैध कब्जों पर भी ध्यान रखना चाहिए। सरकार की ओर से भी इन जमीनों पर कब्जे से जुड़े विवाद कोर्ट में आते रहे हैं। साल 2023 में इलाहाबाद हाई कोर्ट में आए मामले के मुताबिक साल 1970 में उत्तर प्रदेश के राजस्व विभाग ने मथुरा में एक जमीन को ग्राम सभा की जमीन घोषित कर दिया। फिर साल 1991 में उसे तालाब घोषित कर दिया। कोर्ट ने रेवेन्यू विभाग के इन फैसलों को खारिज किया, क्योंकि ये जमीन मथुरा के बिहारी जी विराजमान मंदिर की थी। ये कोई अकेला कोर्ट केस नहीं है जहां मंदिरों की जमीन और सरकार के बीच विवाद है। मंदिर, चर्च, मस्जिद या गुरुद्वारे की जमीन को लेकर भी विवाद होते रहे हैं। खुद सुप्रीम कोर्ट ने साल 2009 में सरकार को आदेश दिया था कि ये नहीं होना चाहिए, लेकिन कई बार छोटे छोटे धार्मिक निर्माण खड़े हो जाते हैं और फिर विवाद चलते रहते हैं। नए वक्फ कानून में कहा गया है कि वक्फ बोर्ड में 2 गैर मुस्लिम सदस्य होना जरूरी है। यह भी कहा गया है कि सिर्फ प्रैक्टिसिंग इस्लाम को मानने वाले मुसलमान ही अपनी प्रॉपर्टी वक्फ में दान कर सकते हैं। सवाल यह है कि अगर वक्फ धार्मिक नहीं है, सिर्फ समाज सेवा है, तो फिर यह शर्त क्यों लगाई गई? अगर ये धर्म से जुड़ा है तो फिर इसके बोर्ड में गैर मुसलमानों का होना क्यों जरूरी किया गया? जबकि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के 15 सदस्यों का प्रैक्टिसिंग हिंदू होना जरूरी रखा गया है। ट्राइब्यूनल कोई नया सिस्टम नहीं है। देश में कई ट्राइब्यूनल काम कर रही हैं। कानून के जरिए ही इन ट्राइब्यूनल का गठन होता है और वो सिविल कोर्ट की तरह ही काम करती हैं। ट्राइब्यूनल इसलिए बनाए गए हैं ताकि कोर्ट पर बोझ कम हो, मामलों का निपटारा जल्दी हो। जैसे तेलंगाना चैरिटेबल एंड हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस एंड एंडोवमेंट एक्ट 1987, उसके लिए भी एक ट्राइब्यूनल है। वैसे ही वक्फ के लिए भी है। खास बात यह है कि राज्य सरकार खुद ही ट्राइब्यूनल के सदस्य नियुक्त करती है। सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया था कि ट्राइब्यूनल भी अर्ध न्यायिक निकाय है और वे भी सरकार के नियंत्रण से उसी तरह आजाद होनी चाहिए जैसे कि न्यायपालिका। केंद्र सरकार का यह तर्क था कि वक्फ ट्राइब्यूनल के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती, इसलिए उन्होंने इसमें बदलाव किया है। बल्कि कई बड़े बड़े नेता ये दोहराते दिखे। आखिर साल 1995 के वक्फ एक्ट में क्या लिखा है? साल 1995 के एक्ट में यह लिखा है कि ट्राइब्यूनल एक सिविल कोर्ट की तरह काम करेगी और उसका फैसला अंतिम होगा, जिसे दोनों पक्षों को मानना होगा। लेकिन इसमें यह भी लिखा है कि हाई कोर्ट खुद ही या बोर्ड या किसी पार्टी की याचिका पर सुनवाई कर सकता है और ट्राइब्यूनल के फैसले को बदल सकता है। साल 2013 के संशोधन में इस सेक्शन में कोई बदलाव नहीं किया गया था।
उस समय के तत्कालीन कानून मंत्री सलमान खुर्शीद ने खुद संसद में कहा था कि वक्फ के रेवेन्यू रिकॉर्ड्स और सर्वे रिकॉर्ड्स में कई जगह फर्क है, इसलिए हमने ट्राइब्यूनल को मजबूत किया है और इसलिए 3 लोगों की ट्राइब्यूनल बनाई है। ट्राइब्यूनल के बाद हाई कोर्ट है और कोई भी इस पर हाई कोर्ट भी जा सकता है। तेलंगाना चैरिटेबल एंड हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस एंड एंडोवमेंट एक्ट 1987 में भी ट्राइब्यूनल के फैसले को ही अंतिम फैसला लिखा गया है। दूसरे राज्यों में भी ट्राइब्यूनल के फैसले को फाइनल यानी अंतिम कहा गया है। लेकिन कहा जा रहा है कि अगर हाई कोर्ट नहीं जा सकते थे तो ये फैसला कैसे आया। तेलंगाना हाई कोर्ट ने वक्फ की याचिका को खारिज कर दिया था। वक्फ ने मेरियट होटल पर हक जताया था, जिसे हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया था। इसका मतलब है कि हाई कोर्ट में जाने का विकल्प पहले भी था और अब भी हाई कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन समस्या उसके बाद की है। नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड की वेबसाइट के मुताबिक अब भारत के उच्च न्यायालयों में 62 लाख से ज्यादा मामले लंबित हैं। इनमें से 42 लाख तो सिविल केस हैं। सिविल केस में सबसे ज्यादा जमीन से जुड़े मामले ही होते हैं और इस देश में जमीन से जुड़े केस का निपटारा करने का रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। एक अध्ययन के मुताबिक जमीन से जुड़े केस अदालतों में 20 साल तक चलते रहते हैं। इसका जिक्र खुद ग्रामीण विकास मंत्रालय ने किया है पहले वाले वक्फ कानून के सेक्शन 40 में भी बोर्ड के पास ये ताकत थी कि वो किसी प्रॉपर्टी को वक्फ प्रॉपर्टी घोषित कर सकते हैं। लेकिन इसमें समस्या थी क्योंकि वक्फ बोर्ड में राज्य के सांसद, विधायक, विधान परिषद सदस्य और बार काउंसिल के सदस्य होते थे। विश्लेषकों का मानना है कि कहीं ना कहीं इस सेक्शन का दुरुपयोग तो हुआ है और नए कानून में इस सेक्शन को हटा दिया गया है। लेकिन नए कानून में भी एक समस्या है। पुराने कानून में किसी प्रॉपर्टी का सर्वे कराने की जिम्मेदारी सर्वे कमिश्नर की थी, लेकिन नए कानून में ये जिम्मेदारी जिले के जिलाधिकारी को दे दी गई है। यानी अब डीएम बताएंगे कि कोई प्रॉपर्टी वक्फ की है या नहीं। लेकिन क्या डीएम के पास सर्वे करने की विशेषज्ञता होती है? उन मामलों में क्या होगा जहां विवाद वक्फ और सरकार में हो, तो ऐसे में सरकारी अफसर कैसे सरकार के खिलाफ जाकर कोई फैसला दे पाएगा? सरकार ने तो नए कानून में ये प्रावधान कर दिया है कि कोई सरकारी प्रॉपर्टी अगर वक्फ की होगी तो इसके मालिकाना हक का विवाद कलेक्टर सुलझाएगा और अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को देगा। तो क्या यह संभव है कि कलेक्टर सरकार के खिलाफ जाकर फैसला कर पाएगा? इसलिए इन प्रावधानों में अब भी सुधार की जरूरत है। जो बेहतर हुआ है उसका भी जिक्र जरूरी है। एक अच्छी बात यह है कि ट्राइब्यूनल को अब 6 महीने के भीतर फैसला देना होगा। दूसरा सुधार यह है कि वक्फ संपत्ति के प्रबंधन के लिए नियुक्त मुतवल्ली अगर बिना किसी वजह के 1 साल तक प्रॉपर्टी का हिसाब ठीक नहीं रखता है तो उसे हटा दिया जाएगा। इसके अलावा अब केंद्र सरकार वक्फ के अकाउंट का ऑडिट कैग सीएजी से भी करवा सकती है। इन नए प्रावधानों के खिलाफ कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई हैं। अब कानून में हुए इन नए बदलावों को सुप्रीम कोर्ट की जांच से गुजरना होगा। दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगे तो अक्षा न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम ऐसे ही जानकारी आपके लिए लाते रहते हैं।